नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान दिनों दिन तेज हो रहा है। हरियाणा में गुरुवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो उधर मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी ने भी चुनावी वादों के पिटारे खोल दिए हैं। आज लोकतंत्र 2014 में हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के वादों की और बताएंगे कि क्या है चंद्रपुर की समस्याएं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सुर्खियों पर एक नजर। महाराष्ट्र में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, हर तबके के विकास पर पार्टी का जोर, कहा जारी रहेगा राज्य का विकास। एनसीपी के घोषणा पत्र में किसानों, नौजवानों और अल्पसंख्यकों के लिए लुभावने वादे, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का दावा। हरियाणा में बीजेपी का भी घोषणा पत्र जारी, गरीबों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और पेंशन का वादा। शरद पवार का बयान, कहा गठबंधन के पक्ष में थी सोनिया गांधी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वजह से नहीं बनी बात। और अलग विदर्भ की मांग, बड़ा चुनावी मुद्दा, उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी को किसी कीमत पर नहीं तोड़ने दूंगा महाराष्ट्र। और शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के चुनावी समर के साथ। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में 4117 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। चुनाव आयोग को 7646 नामांकन पत्र मिले थे और जांच के बाद 6496 नामांकन पत्र सही पाए गए। वहीं 2379 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया, जिससे चुनावी मैदान में 4117 उम्मीदवार रह गए हैं। गुरुवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। नांदेड़ दक्षिण सीट पर सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार हैं, जबकि ग्वाघर और अकोले सीटों पर सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। राज्य में कुल 91,427 मतदान केंद्र हैं, जहां 8,33,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतगणना का काम 19 अक्टूबर को होना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सूबे के मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं। घोषणा पत्र में हर तबके के विकास को तरजीह दी गई है। महाराष्ट्र में विकास के काम को जारी रखने के ऐलान के साथ बुधवार को प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। वहीं ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया गया है। हर गांव के लिए पक्की सड़क बनाने का वादा है। युवाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने 9वीं पास छात्रों को मुफ्त टैबलेट, कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई, पुणे और नागपुर के बीच IT हब बनाने की घोषणा की है। वहीं लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और महिलाओं के लिए विशेष पुलिस चौकी बनाने का ऐलान भी है। राज्यामधला विकास पुढे नेण्याचं काम आणि या राज्याला सर्व घटकांना मजबूत करण्याचं काम काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने सरकारने सातत्याने केलं। आज जाहीरनामा या ठिकाणी आम्ही समोर ठेवतो। तो जाहीरनामा याची एक कडी आहे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी मोहन प्रकाश समेत राज्य के कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा पत्र में किसान, नौजवान और अल्पसंख्यकों को लुभाने वाले तमाम वादे किए गए हैं। एनसीपी ने अपने घोषणा पत्र में विकास से जुड़े तमाम वादे किए हैं। पार्टी ने कहा है कि मुंबई की तर्ज पर औरंगाबाद, नागपुर और नासिक जैसे शहरों में मोनो रेल चलाई जाएगी। पार्टी ने कहा है कि वो सरकार बनाने पर महिलाओं को 33% आरक्षण मुहैया कराएगी। राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात महिला सुरक्षा समितीची स्थापना झाली। महिला तक्रार निवारणासाठी 103, 1090, 1091 क्रमांकाच्या हेल्पलाइन्स कार्यरत केल्या। इसके अलावा एनसीपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर पार्टी खेतीहर मजदूरों को पेंशन देगी, 60% खेती ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत लाई जाएगी और 5000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांव सफाई योजना के तहत लाए जाएंगे।
अन्य सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दरमहा प्रत्येक कुटुंबास 35 किलो धान्य वाटप, 3 रुपये किलो दराने तांदूळ, 2 रुपये किलोने गहू, 1 रुपया किलोने भरड धान्य, यामधून 7 कोटी नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि सरकार बनने पर अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। पार्टी ने सड़क, बिजली और रोजगार बढ़ाने के लिए तमाम वादे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि वो निजी तौर पर चाहते थे कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पहल की थी। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी गठबंधन को लेकर सकारात्मक रुख था। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया। ये आगाही होनी चाहिए, इसमें सबसे पहला कदम मैंने उठाया था। मैं खुद श्रीमती गांधी के घर में जाकर उनको रिक्वेस्ट की थी। उनका समर्थन था, उनकी भूमिका पॉजिटिव थी, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्या आ गई कि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने इस बारे में एक बार एनसीपी के साथ मीटिंग करने के बाद अगले 3 दिन इन्होंने हमसे कभी बात नहीं की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के उन उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी है जिनका नामांकन चुनाव आयोग ने जांच के बाद रद्द कर दिया था। जस्टिस वीएम कनाडे और पीडी कोड़े की पीठ का मानना था कि चुनाव प्रक्रिया क्योंकि शुरू हो चुकी है, लिहाजा ऐसे किसी मामले में उम्मीदवार को राहत नहीं दी जा सकती। अपनी याचिका में कई उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को अवैध बताया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत प्रमुख पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को दी है। बीजेपी के 54 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमा मालिनी, परेश रावल, विनोद खन्ना और बाबुल सुप्रियो का नाम है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन और नगमा का नाम है। शिवसेना के 36 स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, इसके अलावा एमएनएस के लिए पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे समेत 16 स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे। आरएसपी ने 11 स्टार प्रचारकों की सूची दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। लोकतंत्र में तमाम अहम खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में दशकों से अलग विदर्भ राज्य की मांग हो रही है। चुनाव के दिनों में ये मांग और तेज हो जाती है। इस बार के चुनाव में भी लोगों के जहन में ये मुद्दा छाया है। तेलंगाना बनने के बाद विदर्भ में भी अलग राज्य की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि 63 साल पुरानी इस मांग के समर्थन में जन आंदोलन जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लड़ाई महज कागज और राजनीतिक बयानों में सिमट गई है। A day will come that though it is on paper, it will come on street, then it may take a violent turn, which is not good. Do you want bloodshed on? You want people to die? You want properties to be destroyed? Then only you will understand that the demand is there. महाराष्ट्र को बांटकर अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग 1950 से लगातार उठती रही है। 1953 में गठित एसके डार कमीशन और उसके बाद 1956 में गठित जस्टिस फजल कमीशन ने भी अलग विदर्भ राज्य की सिफारिश की। तब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी माना था कि आबादी, राजधानी मुंबई से दूरी, संपदा और ढांचागत सुविधाओं को देखते हुए विदर्भ को अलग राज्य बना देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 2-3 सालों से महाराष्ट्र का बजट 1,25,000 करोड़ से लेकर 1,40,000 करोड़ तक का सालाना बजट बनता है। उस सालाना बजट में से 10,000 करोड़ रुपया भी विदर्भ के लिए महाराष्ट्र सरकार विकास के लिए नहीं निकालती है। प्रस्तावित विदर्भ राज्य में महाराष्ट्र के 11 जिले पड़ते हैं, जिनमें नागपुर प्रमुख है। नागपुर 1948 तक राज्य रहे सेंट्रल प्रोविंस और बरार की राजधानी रहा है। प्रस्तावित राज्य में नागपुर राजधानी के तौर पर पहली पसंद हो सकता है। यहाँ विधान भवन और राजभवन की इमारतें भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी के रूप में यहाँ विधानसभा के सत्र भी होते हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने अलग विदर्भ का राजनीतिक कार्ड खेलने के लिए गठबंधन तोड़ा।
उन्होंने कहा कि अलग विदर्भ के नाम पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरना चाहती है, लेकिन शिवसेना बीजेपी को ऐसी कोशिशों में कामयाब नहीं होने देगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी गठबंधन तोड़ सकती है, लेकिन शिवसेना उसे कभी महाराष्ट्र नहीं तोड़ने देगी। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में इस बार कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। औद्योगिक रूप से संपन्न विदर्भ के जिले को इंतजार है मजबूत नेतृत्व का, जो इसे विकास के पथ पर ले जा सके। महाराष्ट्र के विदर्भ का चंद्रपुर जिला एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक गलियारा होने की वजह से यह जिला स्थानीय युवाओं के अलावा बाहर से आए लोगों को भी रोजगार मुहैया कराता है। जिले में 3 प्रमुख बिजली संयंत्र हैं जो राज्य की 40% बिजली की जरूरत पूरी करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग रोजगार के लिए लघु उद्योगों पर निर्भर हैं। Problem is basic that here we are having the mines of coals, dolomites, but industries are not getting coal from the college, that is the western coal fields. जिले की कुल आबादी करीब 2,71,1100 है। यहाँ विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 3 सीट राजू, चिमूर और वरोरा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के खाते में चंद्रपुर सिटी, बल्लारपुर और ब्रह्मपुरी सीटें गईं। शिवसेना और एनसीपी की यहाँ पकड़ तो है, लेकिन सीट एक भी नहीं। इस बार दोनों ही पार्टियां यहाँ से किस्मत आजमा रही हैं। चंद्रपुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ से महाराष्ट्र में अगर 14,000 मेगावाट बिजली लगती है तो 5 से 6,000 मेगावाट बिजली हम चंद्रपुर जिला तैयार कर रहा है। चंद्रपुर में खेती के लायक करीब 3,000 एकड़ जमीन है, लेकिन यहाँ सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ कई सिंचाई परियोजनाएं सालों से लंबित पड़ी हैं। चुनाव जीतने के बाद भारत देश में हमारी सरकार ने जो काम किया है और उसको देखते हुए जनता में भारी विश्वास प्राप्त है पार्टी के प्रति। चंद्रपुर में खनिज संपदा का बड़ा भंडार है। यहाँ चूना पत्थर और कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ मौजूद कल कारखाने इस संपदा का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। एक इंडस्ट्रियल टाउन होने के बावजूद भी चंद्रपुर की युवा बेरोजगारी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ के युवा मतदाताओं के लिए इस बार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और महाराष्ट्र का भंडारा जिला जनजाति बहुल इलाका है। यहाँ सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं। जिले को ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की तलाश है जो यहाँ विकास करा सके। चुनावी लिहाज से यहाँ मुकाबला शिवसेना और एनसीपी के बीच होता नजर आ रहा है। भंडारा जिला राजधानी मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती हैं और सबसे नज़दीकी शहर रायपुर है, जो यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर है। वेनगंगा नदी इलाके में सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य जरिया है। भंडारा में चुनाव कराना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन प्रशासन को यकीन है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा पाने में सफल रहेगा। हमारे यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड्स, सर्वेलेंस टीम्स और बाकी सभी टीम्स और इनको हमने नियुक्त कर दिया, उनका काम चालू है। पुलिस बंदोबस्त तगड़ा है। भंडारा की जनसंख्या करीब 11 लाख है और यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं: भंडारा शहर, तुमसर और सोकली। 2009 में हुए चुनाव में तुमसर सीट से कांग्रेस के अली भंवर चुनाव जीते थे। भंडारा शहर से शिवसेना के नरेंद्र भोजराज की जीत हुई थी, जबकि सकोली से फल्गुन राव पटोले चुनाव जीते थे। यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन का प्रॉब्लम्स है, छोटे बहुत सारे तो बहुत से प्रॉब्लम यहाँ हल हो गए माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के माध्यम से, और आगे वाले जो उनके काम बाकी है वो कामों को हम सफल बनाने के लिए हमारा प्रयास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगा। हालांकि यहाँ की जमीन विदर्भ इलाके में सबसे उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन पानी की कमी के चलते किसान परेशान हैं। भंडारा में सिंचाई का पानी बड़ा चुनावी मुद्दा है। पिछले 15 साल से लंबित सिंचाई परियोजना को मुद्दा बनाकर सभी पार्टियां चुनाव जीतने की आस लगा रही हैं। पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी भंडारा जिले की आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाई। राजनीतिक लापरवाही इसकी एक वजह मानी जाती है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। संतरों की बात होते ही नागपुर का नाम याद आ जाता है, लेकिन संतरा नगरी नागपुर में बड़े उद्योगों की कमी है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार नागपुर में जूस और दवा जैसे उद्योग लगाए।
साथ ही भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था करे, जिससे संतरे के छोटे किसानों को भी उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल सके। नागपुर में संतरों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। आसपास के करीब 200 गांव के किसान कारोबार के लिए नागपुर मंडी में संतरों को ट्रकों में भरकर ला रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान जगदीश भी है, जो नागपुर के करीब हरिदासपुर से 2 क्विंटल संतरा लेकर आया और इसे बेचने के लिए व्यापारी का इंतजार कर रहा है। जगदीश बताता है कि बेहतरीन क्वालिटी वाले संतरों को कम कीमत पर मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली भेज दिया जाता है। यहाँ की मंडी ज़्यादा चलने के बाद फिर आजू बाजू की मंडी चालू हो जाती, तो संतरे कहाँ लाने का। वहाँ संतरे अपन ने डाले तो वहाँ अच्छा रेट मिलता नहीं, 1-2 दलाल रहते वहाँ पे, यहाँ पे हजारों ने दलाल है, इसलिए यहाँ माल लाते। भारत में केले और आम के बाद संतरा सबसे ज्यादा पैदा होता है। फलों की कुल पैदावार में इसका हिस्सा 2013 में 12.4% था। इस दौरान इसका उत्पादन 29.06 लाख टन हुआ, जो कि 2012 की तुलना में 9.3% की बढ़त थी। इस उत्पादन में महाराष्ट्र का हिस्सा 13% है। नागपुर के संतरे गुणवत्ता के मामले में दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के संतरों में दुनिया के दूसरे भागों में उत्पादित संतरों की तुलना में ज्यादा गूदा होता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले फल इलाके में नहीं बचते। नारंगी की बेहतरीन किस्में अंबिया बहार, अमेरिका और ब्राजील को निर्यात की जाती हैं, जबकि दूसरे दर्जे के संतरों का इस्तेमाल स्थानीय उद्योगों में होता है। ऐसे में छोटे किसानों के हाथ कुछ खास नहीं लगता और वो अपनी खेती बड़े किसानों के हाथ बेच देते हैं। पुरातनों को लोगों के भाड़ा महंगा है, ये सब कुछ सारी बातें हैं। लोडिंग उनको टन के 3-4 टन माल लेना पड़ता है एक साथ। कहीं अपना बीजापुर जाता है माल, कहीं नागपुर जूस कंपनी वहाँ जाता है, तो उनको वो रेट में नहीं पुराता। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक पर्याप्त भंडारण की सुविधा मुहैया कराए जाने पर नागपुर में उत्पादित संतरों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 25% से ज्यादा संतरे बाजार पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, नागपुर। रायगढ़ जिला महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का हिस्सा है। जिले को क्षेत्रीय कामगार पक्ष और एनसीपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार शिवसेना को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अलीबाग जिले का मुख्यालय है और जिले में देश का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू कार्गो पोर्ट भी है। रायगढ़ जिले का नाम रायगढ़ किले पर पड़ा, जो कभी मराठा राजवंश की राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी ने इस किले का पुनर्निर्माण कराया और सह्याद्री पहाड़ियों पर बसे इस किले से अपना शासन चलाया। यहाँ शेतकरी कामगार पक्ष के सर्वेसर्वा पाटिल परिवार का दबदबा है। अभी तक जो 15 साल में काम चला है, उसमें किसानों के बारे में जो राजनीति की, अर्थनीति की, वो सब गलत की। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2009 में 3 सीटों पर शेतकरी कामगार पक्ष ने जीत दर्ज की। 2 सीट एनसीपी के खाते में गई, एक सीट कांग्रेस ने और शिवसेना ने जीती। जिले का औद्योगिक और विकसित हिस्सा माने जाने वाले पनवेल पर कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस जिले में फिलहाल शेतकारी कामगार पक्ष और एनसीपी की पकड़ है, लेकिन इस बार यहाँ से सांसद शिवसेना के हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस जिले में इस बार शिवसेना बेहतर कर सकती है। मेरी उम्मीद है ये 7 के 7 सीट हम लोग जीत पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और वो हिसाब से हमारे उद्धव साहब काम पे भी लग गए हैं। रायगढ़ जिले में समुद्र तट, मुंबई और पुणे के पर्यटकों में खासा लोकप्रिय हैं। इस चुनाव में जिला प्रशासन शराब और बाहुबल पर लगाम लगाने की कोशिश में है। We have planned for successful and peaceful, transparent elections completion. जिले में मुरुड झंझीरा किला भी है। यह अकेला ऐसा किला है जिसे शिवाजी कई कोशिशों के बावजूद नहीं जीत पाए। रायगढ़ किला इससे महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, रायगढ़, महाराष्ट्र। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद रुख करेंगे हरियाणा का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात हरियाणा के चुनावी रण की। हरियाणा विधानसभा के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पार्टी ने कई लोक लुभावन वादे किए हैं। बीजेपी ने किसानों, नौजवानों और महिलाओं को खासी तरजीह दी है। बदले हरियाणा के हालात, चलो चले मोदी के साथ। बदलाव के नारे के साथ हरियाणा बीजेपी ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में असहाय लोगों के लिए 1 रुपए प्रति किलो अनाज, बुजुर्गों के लिए निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना और बुजुर्गों और विधवाओं के लिए 2000 प्रति महीने पेंशन देने का वादा है। सूबे में कृषि बढ़ावा देने के लिए हर खेत में सिंचाई सुविधा, प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए कृषि राहत प्राधिकरण बनाने और दुग्ध उत्पादन के लिए गौ संरक्षण पर जोर दिया गया है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए सुरक्षा गार्ड युक्त विशेष बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश में 100 घंटे काम के बदले 12वीं पास बेरोजगारों की 6000 रुपया और ग्रेजुएट बेरोजगारों की 9000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए 100 घंटे काम के बदले 12वीं पास बेरोजगारों के लिए 6000 रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए 9000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है। वहीं महिला सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेज में सुरक्षा गार्ड वाली बसें चलाई जाएंगी। व्यापारियों के लिए बिजनेस प्रमोशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा का रोहतक जिला सूबे की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजरें टिकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। गढ़ी, सांपला, किलोई हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत जनाधार वाला क्षेत्र माना जाता है। इसी क्षेत्र में उनका पैतृक गांव सांघी है। 1,60,000 से ज्यादा मतदाताओं वाले इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री 3 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। इस बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस को हुड्डा के कार्यकाल के विकास के बूते आसान जीत का भरोसा है। तो हरियाणा का सारे भारतवर्ष में 14वां पोजीशन थी, आज वो पहली पोजीशन है। आज प्रति व्यक्ति आय में पहला है, प्रति व्यक्ति निवेश में पहला है। पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी INLD के सतीश नांदल से 72,100 वोटों के बड़े अंतर से जीते थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एकमात्र विजयी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस विधानसभा क्षेत्र में 63,005 वोटों की बढ़त मिली थी, जबकि INLD और बीजेपी के प्रत्याशी 20,000 से कम वोटों पर सिमट गए थे। इस बार बीजेपी इस VVIP सीट पर मुख्यमंत्री के मुकाबले नया चेहरा लेकर आई है। वहीं चौटाला की INLD ने फिर से सतीश नांदल पर दांव खेला है। जीत कर आए तो कलोई अक्षय हल्के के अंदर हम एक यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करेंगे। और जब मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी होती है, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो अलग से उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, लड़कियों के लिए कॉलेज बनेंगे, पॉलिटेक्निक बनेंगे। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। महंगाई इस कदर बढ़ा दी कि लोगों को ये तीनों चीज़ें मुहैया कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि पूरा देश से तो कांग्रेस को भगा दिया गया। विपक्ष जहां इस बार जमीन अधिग्रहण और बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री को उनके क्षेत्र में घेरने की तैयारी कर रहा है, वहीं हुड्डा अपनी उपलब्धियों और विकास कामों को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और हरियाणा के रोहतक जिले में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला होने की वजह से जिले पर सबकी निगाहें हैं। जिले के चारों विधानसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। ये है बेहद प्राचीन और हरियाणा की मौजूदा राजनीति का बेहद अहम केंद्र रोहतक। रोहतक हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला है। 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले इस जिले में चुनाव का असर साफ दिखाई देने लगा है। रोहतक जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस बार सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले पर अमल करते हुए जिले की चारों सीटों पर
सिटिंग विधायकों को मैदान में उतारा है। गढ़ी सांपला किलोई सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर मैदान में हैं। रोहतक शहर सीट से भारत भूषण बत्रा को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। महम सीट से आनंद सिंह दांगी को टिकट मिला है। कलानौर सीट से शकुंतला खटक चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस राज्य में मौजूदा सरकार में हुए विकास को लेकर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। नहीं, तरीका क्या, annuity, it's a land acquisition policy has been appreciated by all the states in Haryana, all the states in India, rather they are following that one, and UPA में भी इसकी प्रशंसा इस बात के लिए, तो कहीं ना कहीं तो ठहराव लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही रोहतक सुर्खियों में रहा है। विपक्ष लगातार रोहतक के विकास को प्रदेश के बाकी हिस्सों की उपेक्षा मानता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष ने किसानों की जमीन अधिग्रहण को चुनावी मुद्दा बनाया है। तो मुद्दे जो एक आम जनसाधारण के लिए, आम आदमी के लिए होता है, रोटी कपड़ा और मकान, हमारी प्राथमिकता यही है कि हर आदमी को रोटी मिले, खाने के लिए रोटी मिले, रहने के लिए मकान हो, उसके सर पे छत हो और शरीर पे कपड़ा हो। इस बार दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने भी रोहतक की सभी सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी किसानों की अनदेखी और बेरोजगारी को मुख्य समस्या बता रही है। हमारे एरिया के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम किया इस मुख्यमंत्री ने। मेरे ख्याल में ये प्रदेश अलग बना है, तब से लेकर आज तक इसके जो कार्यकाल में क्राइम बढ़ा है, इसका सर्व जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा है। रोहतक में कांग्रेस की सीधी चुनौती मुख्यमंत्री हुड्डा की अगुवाई में रोहतक की सभी सीटों को बचाने की है। वहीं विपक्ष भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।